जय हिंद साथियों। यदि आप तैयार हैं विज्ञान का पेपर देने के लिए तो जल्दी से रुक जाइए और इस पेपर को जल्दी से हल कर लीजिए। इस पेपर से मैं गारंटी लेता हूं, जो मैं अभी कराने जा रहा हूं इससे आपसे 20 से 25 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो जल्दी से आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि आपका जल्दी से काम हो जाए। तो दोस्तों आइए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से वे महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं। तो दोस्तों मुझे पता है आपके पास समय काफी कम है, तो जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दिया हुआ पीएच स्केल की खोज दोस्तों किसने की थी, तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख के रख दिया है, सर सोरेनसन ने की थी। ठीक ना, पीएच स्केल की खोज किसने की थी, सर सोरेनसन ने की थी। 0 से 7 यानी 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है। जो 7 से कम होता है दोस्तों वो अम्लीय होता है। 7 उदासीन होता है। जिस तत्व का या जिस पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है वो अम्लीय होगा। जिसका पीएच मान 7 है वह उदासीन होगा, और जिसका 7 से अधिक है वह क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों, वो क्षारीय हो जाएगा। आइए अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों दिया हुआ प्रश्न क्या है, समजातीय श्रेणी क्या है। जल्दी से इसको रट डालिए तुरंत पेपर हॉल में जाने से पहले। समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण दीजिए। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, ठीक है दोस्तों, कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एक जैसा हो तथा क्रियात्मक समूह जो उसके साथ में लगा हुआ हो वो भी एक जैसा हो, उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखिए समजातीय श्रेणी क्या, उदाहरण दीजिए। कार्बनिक यौगिकों का वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह एक जैसा होता है उन्हें समजातीय श्रेणी कहते हैं। यदि आपके पास है तो जल्दी से एक बार सजातीय श्रेणी भी पढ़ लीजिएगा। इन दोनों में से एक प्रश्न आपके अभी पेपर हाल में फंसने वाला है। देखिए आगे, मेथेनॉल CH3OH, ठीक ना, ध्यान देखिए, मेथेनॉल, एथेनॉल और प्रोपेनॉल, ये सब क्या है, समजातीय श्रेणी के। इसमें देखिए ऑल 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 एक ही क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर देखिए ये जो है इनका सामान्य सूत्र भी एक ही है। आइए अब हम आगे देखते हैं प्रश्न को और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आगे मैंने आपके लिए क्या रखा है। देखिए उदासीनीकरण क्रिया क्या होती, मैं उससे पहले आपको बता दूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिलकर, जिसमें अम्ल और क्षार अपक्रिया करके नमक और जल का निर्माण करते हैं, तो वह कौन सी अपक्रिया होती है, उदासीनीकरण अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर नमक एवं जल का निर्माण करें उन्हें उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल की प्राप्ति होती है। इस अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। जिस भाषा मैंने बताया वो भी आप याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, वो ज्यादा सरल पड़ती है। अम्ल और क्षार मिलकर जब नमक और जल का निर्माण करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ ये हो गया NaOH, क्या हो गया, ये आपका हो गया, ये आपका दोस्तों हो गया क्षार, और HCl जो हो गया ये आपका हो गया, आपका ये आपका क्षार हो गया, और HCl हो गया अम्ल। तो यहाँ पर देखिए क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक बन गया, और यहाँ जल बन गया। तो अम्ल एवं क्षार की ऐसी अपक्रिया जिसके फलस्वरूप नमक और जल का निर्माण होता है, ऐसी अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ 3 प्रश्न मैंने लिखे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। मैंने तीनों प्रश्नों को एक साथ सजा दिया है। देखिए विद्युत धारा की उत्पन्न करने की युक्ति होती है, जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उसको जनित्र कहते हैं। विद्युत धारा मापने की जो युक्ति होती है उसको एमीटर कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो एम्पियर होता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले आते हैं दोस्तों। तो क्या इसमें कर हो जाएगा, उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं दोस्तों। अमीटर होता है आपकी मापने की युक्ति, और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। देखिए यहाँ गैल्वेनोमीटर एक चौथा ऑप्शन दिया था, ये जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर से आपको कोई लेना देना नहीं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत आता है 1 सेकंड में, देखिए ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, 1 सेकंड में किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 एम्पियर तक कोई धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो कितनी बहेगी, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हो जाएगा कूलाम। ठीक ना, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलाम जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको जल्दी से रट्टा मार लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैंने आपके लिए अगला प्रश्न क्या रखा है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए। तो देखिए एसिटिक अम्ल जो होता है दोस्तों वह उसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। देखिए धावन सोडा, धावन सोडा। अब देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना दिए जिसमें इस पेज से आपके कम से कम 7-8 नंबर फंसने वाले। इस पेज से आपके कम से कम 7-8 नंबर फंसने वाले। देखिए चलिए, धावन सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, और इसका अगर अणुसूत्र देखें तो Na2CO3 10H2O होता है। कितना होता है दोस्तों, Na2CO3 10H2O होता है। खाने का सोडा जो होता है उसको सोडियम बाई कार्बोनेट कहते हैं। देखिए यहाँ बाई लिखा है और यहाँ लिखा है खाने, जब आप कोई चीज खरीदते हैं तभी खाते हैं,
तो इससे आप याद रखिए, खाने का सोडे में बाई लगा होता है और जो धावन सोडा उसमें बाई नहीं लगा होता है। सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट खाने का सोडा, इसका अड़सूत होता है NaHCO3। अगला देखिए ब्लीचिंग पाउडर, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये प्रश्न है सारे। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसका अड़सूत होता है दोस्तों CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2। आगे देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए क्या रखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका जो रासायनिक नाम होता है उसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका जो अड़सूत होता है दोस्तों CaSO4 हाफ H2O, CaSO4 हाफ H2O। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ देखिए क्या लिखा है मैंने, पहले ये देखिए, ये कई बार पूछा गया इसलिए मैंने लिखा है। वेरी नहीं, ये मोस्ट 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 बहुत है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार प्यार से पढ़ लीजिएगा, पक्का ये 4 नंबर आपको 2 नंबर दिला के जाएगा पेपर में। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दी जाती है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, जब एक कोई लोहे की कील है उसको कॉपर सल्फेट यानी COSO4 में डुबोया जाता है। लोहे को क्या कहते हैं? फेरस कहें, चाहे आयरन कहें, चाहे लोहा कहें, चाहे लौह कहें, एक ही बात है। तो जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा, जो लोहा होता है ये कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व। लोहा जो है, कॉपर कम क्रिया काम करता है और लोहा कम ज्यादा काम करता है कॉपर की अपेक्षा। ठीक है, क्योंकि लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए यह कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ठीक ना? देखिए यहाँ पर Fe है, क्या दिया हुआ? Fe यानी कि आयरन कहे, चाहे लोहा कहे, चाहे जो भी आप समझ लीजिए, इसको लिख देते हैं हम यहाँ आयरन, या तो कह दे सकते हैं फेरस। ठीक ना? और यहाँ ये क्या दिया हुआ है? कॉपर सल्फेट दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? कॉपर, यहाँ पर दिया हुआ है कॉपर सल्फेट। देखिए यहाँ पर एक कॉपर सल्फेट है, अब ये फेरस जो है, यहाँ फेरस है यानी आयरन और कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट जो है, ये फेरस जो कॉपर सल्फेट को क्या करता है? विस्थापित कर देता है। तो ये अकेला बचता है, इधर बचता है फेरस सल्फेट बन जाता है। इधर क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट, यानी कि विलयन का जो रंग होता है वो बदल जाता है। तो दोस्तों इसको एक बार समझ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि देखिए फेरस जो होता है, जो लोहा होता है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसीलिए कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को विस्थापित कर देता है। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये प्रश्न 100% आने वाला, मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, शर्त लगा लीजिएगा, आप अगले दिन बताइएगा 100% आएगा। यहाँ लिखा है 100% आएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम यहाँ डबल टिक भी हम करे दे रहे हैं, यहाँ देख लीजिए ये 100% आने वाला है आपके 2023 के पेपर में। कब आने वाला है? 2023 पेपर में। यहाँ देखिए डबल टिक लगा है, कल आकर मुझे बताइएगा। चलिए आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अगला प्रश्न दिया क्या हुआ है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा कहें, चाहे लौह चूर्ण कहें, चाहे फेरस कहें, चाहे आयरन कहें, चाहे जो कुछ भी कहें, लौह चूर्ण यानी कि फेरस, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl डालने पर क्या होगा? ये इसको विस्थापित, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको विस्थापित कर देता है। तो ये हो जाता है फेरस क्लोराइड और प्लस H2 गैस यहाँ पर निकलने, हाइड्रोजन गैस उड़ने लगती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक ना? तो लौह चूर्ण पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से फेरस क्लोराइड कहें, चाहे आयरन क्लोराइड कहें, आयरन क्लोराइड बनता है और तथा हाइड्रोजन गैस क्या होती है? यहाँ पे क्या बनता है? आयरन क्लोराइड बनता है। ध्यान रखिएगा, या ऑप्शन में 1 नंबर का 2 नंबर का पूछ सकता है। आयरन क्लोराइड यहाँ निकलती क्या है? यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये दोनों के दोनों जो क्रियाएं हैं जो अभी मैंने कराई, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों आप क्रियाएं, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब लोहे पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो क्या होता है? तो दोस्तों आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलने लगती है। विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। देखिए दिया हुआ विकर्ण संबंध को उदाहरण सहित समझाइए। वेरी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आवर्त 2, देखिए आवर्त 2 के हल्के तत्व जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान के गुणों में उन तत्वों से समानता प्रदर्शित करते हैं। कौन से तत्वों में? जो आवर्त 3 में उनके विकर्णता सम्मुख होते हैं। तत्वों के इस समानता को विकर्ण संबंध कहते हैं। समझ लीजिए, आवर्त 2 में कोई ऐसे तत्व जो कि आवर्त 3 के नीचे आकर सम्मुख हो, यानी कि विकर्ण संबंध एकदम टेढ़ा टेढ़ा बना। देखिए यहाँ मैंने बना दिया, ये आवर्त 2 के तत्व यहाँ पर दिए हुए हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। और आवर्त 3 के मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। तो देखिए यहाँ विकर्ण संबंध ऐसे बनाते हैं। लिथियम किसके
समानता रखता है मैग्नीशियम के, बेरिलियम एल्युमिनियम के, बोरान सिलिकॉन के। तो ये दोस्तों हो जाता है, ये इसी को कहते हैं विकर्ण संबंध। भैया रट्टा मान लीजिएगा, ये आने वाला है आंसर, ठीक है ना। ये प्रश्न आने वाले हैं, जितने मैं करा रहा हूँ इससे आपके 20 से 25 नंबर पक्का बनेगा। देखिए यहाँ लिखा है मुद्रा मिश्र धातु, एक नंबर में एक प्रश्न आएगा, यदि नहीं आएगा तब आकर मुझे बताना। मुद्रा मिश्र धातु है, इसमें मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है। मुद्रा में एक मिश्र धातु जिसमें कॉपर 95%, Sn आपका 4% और P यानी फास्फोरस आपका 1% मिला होता है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग करते हैं, कठोरता दूर करने के लिए। पेयजल को जीवाणु रहित बनाने के लिए CaOCl2 का यूज करते हैं, और जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं, ठीक ना। जल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का यूज करते हैं। तीन के तीनों प्रश्न याद कर लीजिएगा। देखिए NaHSO4 क्या है, एक अम्लीय लवण है। या ऑप्शन में पूछेगा अम्लीय लवण है कि क्षारीय लवण है कि उदासीनी है, तो NaH एक अम्लीय लवण। एक 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें पूछेगा निम्न में से कौन अम्लीय लवण है, तो उसमें टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 दिया होगा NaHSO4, पक्का एकदम ये आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, क्या है ये 100% आएगा, लिखा है यहाँ पर, ये 100% आएगा, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये 100% आपके प्रश्न में आने वाले। जाइलम का कार्य क्या होता है दोस्तों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन। और पराग कोश में क्या पाया जाता है, पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं। यहाँ जाइलम जल का संवहन, अगर फ्लोएम होता तो भोजन का संवहन करता है। क्या करता है, भोजन का संवहन करता है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जो मैंने आखिरी में प्रश्न रखा है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, 6 नंबर आपके एकदम तय कराने वाला है। यहाँ पर टिक कर लीजिए, 6 नंबर से नीचे प्रश्न ये नहीं आएगा। कितने नंबर का आएगा दोस्तों, ये 6 नंबर का प्रश्न आएगा, 6 अंक का आएगा। 6 अंक में आप 6 अंक पाए जाएंगे यदि आप इस वीडियो को, इस प्रश्न को अच्छे से देख लेंगे। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पक्का एकदम 20 से 25 नंबर अभी फिक्स होने वाले। देखिए ओम का नियम का सत्यापन कीजिए। देखिए ओम का नियम क्या कहता है, समझिए। ओम का नियम लिखा हुआ है यहाँ पर, ओम का नियम। देखिए ओम क्या थे, एक वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने कहा ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार होता यह है, जब भौतिक अवस्थाएं किसी भी, देखिए ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, जैसे ताप हो गई, दाब हो गई आदि, है ना। ताप दाब समान रहे, इसमें चेंजिंग कोई ना की जाए, तब तो क्या होगा, तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, जब उसमें धारा प्रवाहित होगी उसके सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। समानुपाती मतलब जितनी धारा बढ़ेगी उतनी ही विभवांतर होगा, जितनी धारा बढ़ेगी उतना विभवांतर, जितनी धारा कम पड़ेगी उतनी विभवांतर कम पड़ेगा। देखिए विभवांतर हो जाता समानुपाती धारा के, अगर व्युत्क्रमानुपाती होता तो 1 धारा होता, ठीक ना। तो देखो विभवांतर को V से समानुपाती चिन्ह I, V बराबर RI, R जहां पर एक नियतांक है और R ही यहां पर आ गया आपका प्रतिरोध, ठीक ना। अब देखिए प्रतिरोध का अगर मात्रक आपसे पूछे तो प्रतिरोध का दोस्तों मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट कहां से आया, विभवांतर का मात्रक। एम्पियर कहां से आया, आई का मात्रक। तो या फिर इसको ओम कहें। अगर पूछे आपका प्रतिरोध का एसआई मात्रक, तो दोस्तों प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो होता है वो ओम मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों, ओम मीटर होता है। एक बार इसको अच्छे से फिर से पढ़ लीजिएगा, ओम का नियम। देखिए ओम का नियम दोस्तों क्या कहता है, ओम का नियम कहता है, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा, ठीक ना, उसके सिरों के विभवांतर के समान अनुपाती होती। जितनी धारा बढ़ेगी उतनी विभवांतर बढ़ेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर RI, जहां R एक नियतांक है, R आपका आ गया प्रतिरोध, R इक्वल टू V अपान I, यही ओम का नियम है। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है दोस्तों, इसका फार्मूला R इक्वल टू V अपान I। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या फिर ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम मीटर होता है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक काम आपको दे रहे हैं, जल्दी से पढ़ लीजिएगा। रुधिर तथा लसिका में अंतर, रुधिर तथा लसिका में अंतर पढ़ लीजिएगा। मेंडेलीव का आवर्त नियम अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो जल्दी से वीडियो को खोल के फटाक से पढ़ाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पर एक मैंने अभिक्रिया लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए लिखी है दोस्तों, मैंने लिखी क्या, पहले इसको पढ़िए। फेरस ऑक्साइड की क्रिया जब एल्युमिनियम के साथ कराते हैं तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है और यहाँ पर आपका आयरन बनता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो फेरस है ऑक्साइड को विस्थापित कर देता है एल्युमिनियम के साथ। तो दोस्तों यह एक कैसी अभिक्रिया, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया। छाप लो भैया, बहुविकल्पी जो 20 आएंगे उसी में से एक ये भी आने वाली है। क्या आने वाली, एक ये भी आने वाली है। तो एंटीमनी, अब आगे देखिए बहुत ही, ये 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से अगर एक ना है तब मुझसे आकर दूसरे दिन बताइएगा। एंटीमनी कैसी धातु है, उपधातु है। पीतल क्या है, एक मिश्र धातु है। लिथियम जो है धातु है और ये पाई जाने वाली प्रकृति में सबसे हल्की धातु है, ठीक है ना। कैसी धातु है, ये सबसे हल्की धातु है दोस्तों। कैसी धातु, सबसे हल्की धातु है। तो दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न कराए परीक्षा की दृष्टि से काफी ने बहुत महत्वपूर्ण है,
देख लीजिएगा यदि आपने इस वीडियो को देखा है। अगर नहीं देखा है ना तो आप बाद में बहुत पछताने वाले हैं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ये सभी मित्रों को आप भेज दीजिएगा जिनमें ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों के आ जाए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में और एक नई सीरीज के साथ, नई सब्जेक्ट की तैयारी के साथ। तो दोस्तों हम आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आप सभी लोगों ने अच्छे से कर लिया होगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आज के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जो भी मैंने आपको आज प्रश्न कराए हैं ना, ये मान लीजिए ये अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली है तो आपको ये मानिए 70 में 70 लाने में कमी करने वाला कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। 70 में 70 आपकी तैयारी एकदम फिक्स हो चुकी है। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।